हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 भूगोल का 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके 5 मार्च 2024 को 100% यही प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने भी स्टूडेंट आज के इस वीडियो को देखते हैं, हम उनको फ्री में पीडीएफ भी देने वाले हैं, यानी इस वीडियो का ये फ्री में पीडीएफ मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जियोग्राफी का। जितने भी स्टूडेंट 70 में से 69 नंबर लाना चाहते हैं, आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपकी तैयारी को ये बेहतर बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होगा, फिर हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटन नगर है। यानी आपका ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक जो है पर्यटन नगर है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जैसा कि देख सकते हैं, ए, बी, सी और डी कटकर। तो बताइए इनमें से जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। पहले का आपका वी हो जाएगा, पंचमढ़ी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इनमें से सिर्फ हमें चारों विकल्प के थ्रू ही बताना है, ये नहीं कि बाहरी बताना है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसका गलत ऑप्शन ये नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन मैं बता दूं स्टूडेंट, इनमें से सिर्फ आपको 4 विकल्प के थ्रू ही बताना है, बाहरी आपका इसमें ऑप्शन नहीं ऐड होगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। यानी मानव भूगोल की कौन सी जो है आपका संकल्पना है जो प्रकृति यानी प्रकृति के बारे में इनकी सर्वोच्चता पे विश्वास करती है। आपके ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर ए आपका संभववाद, बी प्रत्यक्षवाद, सी पर्यावरणीयवाद या नव निश्चयवाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद भी आता है आपका। तो इनमें से बताइए, आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण क्या है, पर्यावरणवाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरे का सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में बताए गए जितने भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनमें से किसी का ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसका ऑप्शन ये नहीं, ये होना चाहिए। हम उसको रिसर्च करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रिया नहीं है। यानी इनमें से चारों में से कौन सी एक प्राथमिक क्रिया नहीं है, ये आपको बताना है। ए आपका कृषि हो जाएगा, या बी आखेट, सी खनन, या डी बी निर्माण। तो इनमें से आपका डी हो जाएगा, बी निर्माण, जो कि क्या है, प्राथमिक क्रिया नहीं है। याद रखिएगा, नहीं की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक निवास करती है या सर्वाधिक है। ए आपका अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। सभी को पता होगा स्टूडेंट, एशिया में 2 ही सबसे क्या है दिग्गज देश है। सबसे नंबर 1 पर चीन है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या का फर्स्ट रैंक पर देश है। दूसरा हमारा सेकंड पर क्या है, भारत है। तो इनमें से एशिया के दोनों देश हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यहाँ पर आंसर चौथे का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ भी देने वाला हूं और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये आपकी जो तैयारी को है बेहतर बनाएगा और 5 मार्च को यही पेपर में आएगा। 5वां प्रश्न है, कोच्चिपतन स्थित है। जो आपका कोच्चिपतन है ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में या केरल में। तो ये आपका डी हो जाएगा, केरल में। कोच्चि जो पतन है ये केरल में स्थित है स्टूडेंट। अगला है हमारा 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना जो है प्रस्तुत की है। संकल्पना किसने प्रस्तुत की है, इसके बारे में आपको बताना है। ई सी सैंपल ने, या जेन ब्रोन्स ने, ग्रिफ्थ टेलर ने, या विडाल डी ब्लास ने। इस क्वेश्चन का आंसर हमने काफ़ी बार चैप्टर में भी बताया है। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर पता होगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर हो जाएंगे, जो कि नवनिश्चयवाद संकल्पना को इन्होंने प्रस्तुत किया था। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। वहां पर स्टूडेंट क्या क्रियाकलाप नहीं था, जो कि विनिर्माण था, नहीं जो विनिर्माण नहीं था। यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा 7वें का आपका सी हो जाएगा, खनन हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि क्या प्राथमिक क्रियाकलाप है। समझ में आ गया। 8वां क्वेश्चन देखिए सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। यानी जो हमारा 2011 का जनगणना हुआ था, और हर एक 10 सालों में जो है भारत की जनगणना होती है,
बोर्ड एग्जाम में या भी आपका प्रश्न पूछा जाएगा कि जो जनगणना है ये कब से स्टार्ट हुआ और कितने सालों में किया जाता है, यानी 10 साल में आपका जनसंख्या होता है। ये समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है इनमें से आपका जो विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प आप हमें चुनकर इसका आंसर बताइएगा। फिलहाल इसका डी हो जाएगा। 121 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी स्टूडेंट, याद रखिएगा। 2011 की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो 142 करोड़, क्या है, 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या हमारी प्रेजेंट टाइम की हो रही है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए हमारा 8 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव को बता दिया है, जो कि आपके भूगोल यानी जियोग्राफी में 8 ही प्रश्न जो इसके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है क्लास 12 जियोग्राफी का, यानी जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं इनके लिए आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि आपको पता है बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में तो हमने बता दिया है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर का आपका इसमें पूछा जाता है जियोग्राफी में। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए स्टूडेंट मैं दिखा दूं आपको। सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए, यानी पल्ली बस्ती को परिभाषित करना है। गुच्छित बस्तियाँ, उसके बाद में क्या है परिक्षिप्त बस्तियाँ, ये सारी बस्तियाँ पूछी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पल्ली बस्तियाँ हैं, इसके बारे में भी आपको बताना है, और वो दोनों के बारे में भी हमने आंसर बता दिया है। उसका भी वीडियो हमने बताया हुआ है, जिसका आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, नहीं तो आप चैनल पर जाकर सर्च करेंगे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किसका, भूगोल का, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पल्ली बस्ती को परिभाषित करना है, तो इसका आंसर क्या है कि सामाजिक बिलगाव के कारण गुच्छित बस्तियाँ विखंडित हो जाती हैं। जो हमारी गुच्छित बस्तियाँ हैं ये विखंडित हो जाती हैं, यद्यपि विखंडित होने के बाद उन सबका नाम एक ही रहता है। यद्यपि जो है वो जो बिखर जाती है बस्तियाँ, उनका नाम क्या है, एक ही रहता है। इन विखंडित भागों को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। समझ में रहेगा। तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ कि जो आपका गुच्छित बस्तियाँ होती हैं, जो हमारी गुच्छित बस्तियाँ होती हैं ये विखंडित हो जाती है। यद्यपि जो विखंडित होने के बाद में जो सबका नाम क्या है, एक ही होता है। जो विखंडित हो जाती है उनका सबका जो नाम एक ही होता है। इन विखंडित भागों को ही हम क्या है, पल्ली बस्तियाँ कहा जाता है स्टूडेंट। तो पहले का क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें दिया हुआ है। इतने में ही आप लिख देंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि कहा गया है जितने में दाम उतने में काम। जितना आपका नंबर मिलेगा उतने में ही आपको इसका आंसर देना है। समझ में आ गया। देखिए दूसरा क्या है आपका, दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है भूगोल का, आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो हमारा आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता है किन्हें माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है, जो कि भूगोल के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है स्टूडेंट। समझ में आ गया। आधुनिक भूगोल के जन्मदाता जर्मन फ्रेडरिक रेटजल, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे, तो इसको आप तैयार कर लीजिए। समझ में आ गया। जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। और इसके स्टूडेंट यदि आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक को नहीं तैयार कर लिया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैप्टर जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का हमने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना दिया है, नहीं देखा है तो जाकर आप देख लीजिएगा स्टूडेंट। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपके क्वेश्चंस भी उसी से आएंगे। समझ में आ गया। देखिए तीसरा जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के 2 औद्योगिक नगरों के उदाहरण दीजिए। यानी जो भारत का 2 औद्योगिक नगर है, जैसा कि सबसे पहला आपका मुंबई तथा दूसरा है जमशेदपुर। ये 2 औद्योगिक नगर के नाम है, मुंबई तथा क्या है, जमशेदपुर। देख सकते हैं ज़्यादा बड़े में नहीं पूछा गया है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर नहीं है। एक एक नंबर आपको दोनों में दे दिया जाएगा, एग्जामिनर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं। यानी जो कुटीर उद्योग है इससे आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा दीजिए। कुटीर उद्योग इसे कहते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर देना है। तो देखिए कुटीर उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई, यानी जो कुटीर उद्योग है ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें दस्तकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यानी कुटीर उद्योग के बारे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा जानकारी के लिए भी रुक कर क्या है प्यार से देख लीजिए, समझ लीजिए स्टूडेंट। आप लोग समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पूछा जाएगा ये प्रश्न कि कुटीर उद्योग से आपका क्या समझते हैं, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं। कुटीर उद्योग
क्या होता है, कुटीर उद्योग से आपका आशय क्या है, तब इसका आंसर इसी तरीके से देना है। अब ये आप पढ़े हैं तो आप अपने शब्दों में भी देख सकते हैं, ये नहीं कि आप इसी की भाषा में लिखिए, अपने शब्दों में लिख देंगे तो भी आपको एग्जामिनर जो है 2 नंबर दे देगा बेटा। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या पूछा गया है, पतन और पोताक्षय, पतन और पोताक्षय से क्या अंतर है, इसके बारे में अंतर हमें बताना है, दोनों में डिफरेंस बताना है कि भैया दोनों में क्या अंतर है। तो देखिए पतन सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का, जो पतन है सामान व यात्रियों को चढ़ाने उतारने का स्थान होता है, जबकि पोताक्षय से जलायानों की मरम्मत, ईंधन, गोदाम, माल वितरण आदि की व्यवस्था होती है। तो इसका अंतर आप समझ सकते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियोज में स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्नों को हम इस वीडियो में बताए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टूडेंट आप प्लीज़ क्या है अपने 2 दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, आपके साथ में पढ़ते हैं, आपके भाई हैं या बहन है जो भी हो, उनको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो देख लें और वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम लिखिए। यानी जो उच्च जनसंख्या वाला, जैसा कि हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बताया था कि भैया जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे अधिक थी, भारत की 121 करोड़ थी, और दोनों देश जो है सबसे एशिया का पूछा गया था वहाँ पर। तो एशिया का भैया एशिया ही सबसे है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला महाद्वीप है वो एशिया ही है। तो विश्व में उच्च जनसंख्या वाले किन्हीं 2 देशों का नाम, सबसे पहले पर आपका चीन है, दूसरे पर भारत है। समझ में आ गया, ये 2 देशों का नाम है, इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको एग्जामिनर प्यार से क्या है दे देगा। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां नंबर। देखिए रेटजल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके बारे में बताना है। यहाँ पर देखिए एंथ्रोपोजियोग्राफी को मानव भूगोल की आधारभूत पुस्तक माना जाता है, क्यों माना जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में इसका आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, चार्ल्स डार्विन की विकासशील सिद्धांत, यानी जो चार्ल्स डार्विन जी हैं इनके विकासशील सिद्धांत से प्रभावित होकर जो फ्रेडरिक रेटजल हैं, इन्होंने क्या है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक की रचना की थी। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने मनुष्य और वातावरण के संबंधों की व्याख्या की। इस कारण पुस्तक मानव भूगोल की क्या है आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पर बड़ा हो गया है, लेकिन देखिए इससे भी बड़ा आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसको अपने शॉर्ट में कन्वर्ट करके आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप टिक लगा लीजिए स्टूडेंट, आपको ज़्यादा फायदा होगा। हमने फिलहाल इसका PDF भी दूंगा, PDF कैसे दूंगा आपको वीडियो में पता चल जाएगा, फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए हमारा 8वां प्रश्न आ चुका है। 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है अति लघु उत्तरीय का, कि मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो वायु प्रदूषण है इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। ये भी आपके क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर देखिए, वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें अम्ल वर्षा, नगरीय धूम, कोहरा, हरितगृह प्रभाव, ओजोन गैस और कैंसर, दमा और बोकाइटिस आदि जानलेवा बीमारियां वायु प्रदूषण से होती हैं। देखिए वायु क्या है मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण, यानी वायु वाला जो प्रदूषण है इसकी बात हो रही है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कोहरा, जो सी अब ठंडी में जो है गाँव के इलाकों में, यानी जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर कोहरा सबसे ज़्यादा होता है। शहर के भी इलाके में होता है, लेकिन वहाँ पर क्या है शहर के इलाके में भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उससे क्या है गाँव से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गाँव में क्या है गेहूँ की खेती होती है। गेहूँ की खेती के लिए सबसे ज़्यादा वही उपयोगी होता है, क्योंकि गेहूँ की खेती के लिए क्या स्टूडेंट कोहरा नहीं होगा तो गेहूँ की खेती जो है नहीं होगी। समझ में आ गया। जितने भी स्टूडेंट गाँव के हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके बारे में हमने बता दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने 8 प्रश्न, देखिए 8 प्रश्न हमने भूगोल के बता दिए हैं। 8 आपका बहुविकल्पीय पूछा जाता है, 8 आपका क्या है 8 आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका भी हमने आंसर के साथ में बता दिया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप भी क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा प्रश्नों को हल कीजिए। मैं भी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ, इसको भी आप तैयार कीजिए। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए अब हमारा आ चुका है अगला लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है
4 नंबर का आपका पूछा जाता है, खासकर भूगोल में पूछा जाता है, क्योंकि भैया 70 नंबर का पूर्णांक है, तो उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को क्या मैनेज करना है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है लघु का, कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना परिभाषित कीजिए। जो आपका सतत पोषणीय है इसकी क्या है विकास जो है हमें क्या परिभाषित करना है। तो इसका आंसर देखिए किस तरह से है। यहाँ पर देखिए सतत विकास शब्द का पहली बार, जो आपका सतत विकास शब्द है इसका पहली बार प्रयोग बटरलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो आपका बटरलैंड कमीशन रिपोर्ट है 1900 क्या है 87, देखिए 1987 में किया गया था। ये शब्दों क्या है, ये शब्दों का सतत अथवा लगातार एवं विकास से, यहाँ पर देखिए क्या है शब्दों का सतत अथवा क्या है विकास से मिलकर बना है। यहाँ पर देखिए मिलकर क्या है बना है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की अध्यक्षता, मिलकर बना है विश्व पर्यावरण और विकास आयोग की अध्यक्षता करते हुए नार्वे की प्रधानमंत्री हैं गरो हरलेम बटरलैंड ने अपने दस्तावेज हमारा साझा भविष्य में कहा था। क्या है जो हमारा साझा भविष्य है इसमें कहा था इन्होंने कि सतत टिकाऊ विकास एक विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं, जो वर्तमान पीढ़ी है यानी प्रेजेंट टाइम की पीढ़ी की बात हो रही है, कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी सतत विकास जो सतत पोषणीय विकास है इनमें बताया गया है, जो किसकी नार्वे की जो प्रधानमंत्री है और गरो हरलेम बटरलैंड ने कहा है कि जो हमारा साझा भविष्य है इसमें जो आने वाली पीढ़ी है, यानी जैसे कि प्रेजेंट टाइम की पीढ़ी तो हो चुकी है लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने क्या अपनी आवश्यकताओं की पीढ़ियाँ की क्या पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए ये सारी चीज़ें करती हैं, जो कि बताया गया है सतत पोषणीय क्या संकल्पना में, विकास की संकल्पना में। समझ में आ गया। ये हमारा कितना नंबर प्रश्न था 17, ये हमारा पहला नंबर प्रश्न था लघु का, जो कि 4 नंबर के आपकी भूगोल में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट जो है हमारा टॉपिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी मैंने वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना दिया है। आपको भी पता होगा जो बोर्ड एग्जाम में खासकर जो आपकी भूगोल में पूछा जाता है क्या है फर्स्ट टाइम हर एक सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही शुरुआत होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ क्या कीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिए। ये नहीं कि आप अति लघु उत्तरीय लघु और दीर्घ को ही तैयार में लगे हैं, उसको भी तैयार कीजिए क्योंकि आपके कॉपी की शुरुआत वहीं से होती है। और जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो देखता है कि हमें शुरुआत से ही सारे क्वेश्चन का आंसर सही मिले। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए। हमने भी वीडियो बना लेकर आ रहा हूँ वीडियो आपके लिए, उसको भी ये देखिए। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, लघु का दूसरा प्रश्न पूछा गया है चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशु पालन में विभेद कीजिए। जो चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्यिक पशुपालन है इसमें क्या हमें करना है विभेद करना है, यानी इसमें अंतर बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों में भैया क्या है डिफरेंस जो है स्टूडेंट जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में अलग अलग दोनों का कार्य है, अलग अलग क्षेत्र के लिए वो क्या है कार्य करते हैं। जैसा कि चलवासी का देखिए क्या है, यहाँ पर चलवासी के बारे में आप देखिए कि चलवासी पशुपालक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यानी जो चलवासी पशुपालक है ये एक स्थान, जैसे कि ये प्रेजेंट टाइम में हम अपने घर पर निवास कर रहे हैं या अपने घर पर है, तो वो दूसरे जगह जैसे दूसरे जगह वो क्या है पशु के लिए अपने पशु के लिए दूसरे स्थान से सारी खोज में लगे रहते हैं, जल की खोज में या सारी चीज़ों को खोज में वो लगे रहते हैं चलवासी पशुचारण। वहीं देखिए चलवासी पशुपालन एक जीवन निर्वाह आर्थिक पद्धति है। ये क्या है जीवन निर्वाह आर्थिक पद्धति है जिसमें स्थानीय खपत के लिए भोजन वस्त्र आवास तथा जीवन की अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है। इसमें जो होता है चलवासी पशुचारण में इसमें क्या क्या जुगाड़ किया जाता है, यानी जुगाड़ भी कह लीजिए या इसका आवश्यकता भी कह लीजिए, भोजन वस्त्र आवास यानी रहने का जगह भी कह सकते हैं। इसमें जीवन के अन्य सुविधाएं जुटाई जाती है क्योंकि भैया वो खोज में लगे रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये जो चलवासी पशुचारण है इनके बारे में बात करें। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वाणिज्यिक पशुपालन है इनका क्या तात्पर्य है और इनका क्या अंतर है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट वाणिज्यिक पशुधन यानी इसमें विभेद किया गया है कि वाणिज्यिक पशुधन पालन में दूध मांस ऊन क्या है ऊन खालों आदि का उत्पादन होता है। वो जो वाणिज्यिक
पशुधन पालन है, इसमें दूध, मांस, ऊन, खालों आदि का क्या है उत्पादन होता है, जिनका अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है। यानी अन्य भी जो क्षेत्र है इनके साथ में हमें ये व्यापार किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालक उसी विशेष पशु को पालता है जिसके, यहाँ पर देखिए ये क्या है, जिसके लिए वो क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता है। जिसके लिए जो क्षेत्र है किसका, वाणिज्यिक पशुधन का, वो क्या है अनुकूल होता है। वाणिज्यिक पशुधन, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर वाड़ों पर क्या है, यहाँ पर देखिए वाड़ों में किया जाता है और उनके चारों क्या है, चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। यानी जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे एक प्रकार से गौठ हो गई, यानी बकरी रख लीजिए, बकरी को कह लीजिए या भैंस को कह लीजिए, जो ग्रामीण इलाके में होती है, तो इनके लिए क्या होता है, इनके लिए क्या है एक सेपरेट व्यवस्था बनाई जाती है। उनके पशु, उनकी जो है चारे की, उनके खान पीन की व्यवस्था वहीं पर इकट्ठी होती है। वो कहीं जाती नहीं है चरने के लिए, भी कहीं नहीं जाती है, मिनिमम जो है जाती है, लेकिन जो अधिकतम होती है वो नहीं जाती है। जो कि भैंस के तत्व पर कह लीजिए स्टूडेंट, ये क्या है जो चरने नहीं जाती है। जो बकरी है ये भी कभी कभी क्या है घूमने फिरने और चरती रहती है, लेकिन जो भैंस है ये कभी भी नहीं जाती है। स्टूडेंट में मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, कभी कभी को किसी की भी जा सकती है। तो ये क्या है, इनकी चारे की व्यवस्था में खुद करनी पड़ती है स्टूडेंट, और इनका क्या है सेपरेट पूरा जुगाड़ होता है। ये बाड़ों में किया जाता है, यानी इनका एक घर बनाया जाता है। जिस प्रकार से हम जिस घर में रहते हैं सेम उसी प्रकार से उनका भी एक सेपरेट घर रहता है। समझ में आ गया। तो चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशु पालन में विभेद जो हमें करना था, इसके बारे में हमने बता दिया, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडेंट आप वीडियो को रोक कर भी क्या है समझ सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और इसको लिखने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है, लेकिन हमें मेहनत की परवाह नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए क्या है अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। और आप भी मेहनत कीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही क्या है एक प्रकार से कह लीजिए बहुत ही पास में है। हमें इसमें जो तैयारी है भूगोल में, इसको हमें हल्के में नहीं लेना, इसकी तैयारी अच्छे से करना है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है ये क्या है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि है इसकी जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं इस पर हमें प्रकाश डालना, इसका आंसर देना है। अब ये रही, काफ़ी स्टूडेंट जो फनी होते हैं, हमने कॉपियाँ भी काफ़ी देखी है स्टूडेंट, और जो हमारे टीचर्स हैं जो कॉपियाँ चेक करने जाते हैं उन्होंने भी, हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी बताया है कि जो बच्चे हैं भैया बच्चे जो पेपर में क्या पैसे भी इधर रख देते हैं और गाली गाना ये सब भी बता देते हैं। इसके बारे में ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो सेपरेट बनाया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में मत करना ये गलतियाँ, 5 या 7 गलतियों के बारे में बताया है। नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। वो ऐसी गलतियाँ हैं जो आप बोर्ड एग्जाम में क्या है अधिकतम बच्चे करते ही हैं, तो उसको देख लीजिए और वो गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चैनल पर मिल जाएगा, इस वीडियो को देखने के बाद में जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं इन पर हम एक प्रकार से इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसका आंसर, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जो भारत का राज्य है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 1991 और 2001 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर है, क्या है जनसंख्या की जो वृद्धि दर है इस समय काल में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी, यहाँ पर देखिए पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। यहाँ पर जैसा बताया गया है जो है 1991 से 2001 के दौरान कौन कौन से वो राज्य है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी और गोवा जैसे राज्यों में क्या है निम्न वृद्धि दर पाई जाती है। वही देखिए स्टूडेंट जो दशक 20% से अधिक नहीं हो पाई, क्या है अधिक नहीं हो पाई, उसके बाद में देखिए हो पाई जो दशक 20% से अधिक नहीं हो पाई, देश के दक्षिणी राज्यों की अपेक्षा उत्तर और उत्तर मध्य भागों में पश्चिम से पूर्व स्थित राज्यों की एक सतत पेटी में उच्च जन्म या उच्च वृद्धि दर पाई जाती है। यहाँ पर देखिए उच्च वृद्धि दर पाई जाती है इस पेटी के राज्यों में, जैसे यहाँ पर देखिए स्टूडेंट राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, देखिए
बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और असम से औसत वृद्धि दर 20 से 25% रही है। यानी ये सारे जो राज्य हैं जिनका क्या उच्च वृद्धि दर पाई जाती है, और इनके क्षेत्र में जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जैसा कि उत्तर प्रदेश प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम में औसत वृद्धि दर क्या 20 से 25% है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर 20% से क्या है, कब है, कौन से ये राज्यों में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या है। इसी प्रकार से इसका आंसर देना है और 4 नंबर क्या है प्राप्त कर लेना है। इसका आंसर आप अपने शब्दों में भी दे सकते हैं जैसा कि हमने बताया था, आपको समझ में आ गया। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। जो भारत का पेट्रोलियम संसाधन, इस पर आपको विस्तृत टिप्पणी लिखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर आप तैयार कर लीजिए। और हमने एक वीडियो जिसमें बताया है कि बोर्ड एग्जाम में क्या है, जो आपके लघु और विस्तृत उत्तर ये है, इसका आंसर कैसे याद करना है। इसका आंसर याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो कि हमने भी अपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो किया था जब हमारा पेपर होने वाला था। क्या किया था हमने, क्वेश्चंस को हमने 2-4, जैसे कि ये देखिए, ये 2-4 लाइनों को आपको याद कर लेना है, फिर कॉपी में लिख देना है, फिर याद करना, फिर कॉपी में लिखना है। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चंस का जो आंसर वो जल्दी याद होगा और एक प्रकार से राइटिंग भी आपकी अच्छे से बैठेगी। जब आप उसको लिखते रहेंगे तो आपकी राइटिंग में भी सुधार होगी। आपकी राइटिंग अच्छी सी नहीं है और अच्छी है तो उसको और भी सुधार कीजिए स्टूडेंट। उसमें क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में ही समय लगाइए। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत जो टिप्पणी है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, कच्चा पेट्रोलियम द्रव्य और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, जो इसकी रासायनिक संरचना है, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता में, जो विशिष्ट घनत्व में विभिन्नता में पाई जाती है। ये मोटर वाहनों और देखिए, मोटर वाहनों, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर दहन ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। ऊर्जा का एक प्रकार से क्या है, अनिवार्य स्रोत है। इसके अनेक सह उत्पाद पेट्रो रसायन उद्योगों जैसे कि उर्वरक, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे दवाइयाँ, वैसलीन, उसके बाद में स्नेहकों, ये देखिए हाँ है, स्नेहकों, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्रियां में क्या प्रकमित्र किए जाते हैं। जो कि भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर बात हो रही है स्टूडेंट, और ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें क्या है, एक प्रकार से मिलाई जाती है, जो कि पेट्रो रसायन खुद उद्योगों में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, उर्वरक में कृत्रिम रबर, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, स्नेहकों, मोम, साबुन, मोमबत्ती, साबुन तथा अन्य सौंदर्य जो सामग्रियाँ, यानी जो हमारे चेहरे पर लगाई जाती है, कोई भी प्रकार के सामान है, इसमें पेट्रो का क्या है, रसायन का इसका उद्योग, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो रेलवे और वायुयानों में भी अंतर दहन के ईंधन के लिए ऊर्जा की जाती है। जैसे कि अब मोटरसाइकिल रख लीजिए, इसमें भी पेट्रोलियम है, इसका भी पेट्रोल का ही प्रयोग होता है इसमें स्टूडेंट। तो चौथा नंबर जो प्रश्न है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत जो हमें टिप्पणी लिखना था, इतने में लिख दीजिएगा, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसका जो शब्द सीमा है 50 शब्दों में जियोग्राफी में इसका आंसर देना है। किसका देना है आपको, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका आपको 50 शब्दों में इसका आंसर देंगे, आपको क्या है 4 नंबर दे देगा एग्जाम में। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का भी उल्लेख करना है, जो कि जनसंख्या वितरण को क्या है प्रभावित करते हो। 3 भौगोलिक कारक, यहाँ पर बहुत सारे कारक हैं लेकिन भौगोलिक कारक की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसके 3 कारक मैं बता दूं, जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और एक मृदाएं भी है, लेकिन यहाँ पर 3 ही पूछा गया तो हमें 3 ही का ही आंसर देना है। जैसा कि हमने बताया था स्टूडेंट, जितने में पूछा गया उतने में इसका आंसर दीजिए, ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत लिखिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपके क्वेश्चंस बाकी है करने को। तो यहाँ पर देखिए 5वां जो प्रश्न है, इसका आंसर देखिए, सबसे पहला हमारा है जल की उपलब्धता। अब देखिए, भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता का भी परिभाषा हम देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, पीने, नहाने और भोजन बनाने के साथ साथ जल का उपयोग पशुओं, फसलों, उद्योगों तथा क्या नो संचालन में किया जाता है।
अतएव जल स्रोतों के निकट जनसंख्या का संकेंद्रण पाया जाता है। तो ये जो जल की उपलब्धता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीने, नहाने, भोजन बनाने और जो भी सारी चीज़ें उपयोगी है, ये जल के ही कारण ही उपयोगी है स्टूडेंट। जल नहीं होता तो हमारा क्या होता, समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा, भू आकृति। भू आकृति भी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है भौगोलिक कारक को। ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। आवागमन के साधन, वाणिज्यिक स्तर पर पशुपालन आदि भी मैदानों में संभव है। इसके विपरीत पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। परिवहन तंत्र के विकास में क्या होते हैं, ये अवरोधक होते हैं। तीसरा है हमारा जलवायु। अब जलवायु के विषय में देखिए क्या है, जनसंख्या के वितरण में जलवायु का प्रभाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मानव बसाव के लिए जो मानव बसाव है, इसके लिए अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों, यहाँ पर देखिए मरुस्थल लिखा है, मरुस्थलों की विषम जलवायु असुविधाजनक होती है। तो जलवायु यानी वायु वाला हो गया जलवायु, भू आकृति और जल की उपलब्धता, ये जो है आपका 3 कारक जो है भौगोलिक कारकों को प्रभावित करती है, जनसंख्या के वितरण को भी प्रभावित करती है। तो 5वां जो हमारा प्रश्न था लघु उत्तरीय का, इसका भी हमने आंसर दे दिया है। और इस वीडियो में स्टूडेंट जो हमारा यही तक था, जो कि जियोग्राफी का स्टूडेंट का था। आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस को हमने बता दिया है। इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है, तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और चैनल को बारे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट इसकी PDF के लिए आपको करना क्या है, आपको PDF के लिए जाना है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, इसका हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे। नहीं तो आप वीडियो के साथ में, यानी ये वीडियो का लिंक आप हमें भेजेंगे इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर भेजेंगे कि सर PDF दे दीजिए, हम आपको दे देंगे। इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।